Experience next level nourishment. नया निविया बॉडी मिल्क अब 100% प्योर हाइलुरोनिक एसिड के साथ। हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और, और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने सीएसएस को। अभी तक हम एचटीएमएल को क्रिएट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा भैया, ये इसकी फुल फॉर्म, पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे कि कास्केडिंग का मतलब क्या होता है। स्टाइल शीट का मतलब ये है कि मुझे अपनी जो भी एचटीएमएल फाइल है उसको मुझे सुंदर बनाना है। तो चलो सीधा चलते हैं अपने कोड पार्ट पे, और वहीं तो एचटीएमएल की सारे फोल्डर को मैं क्लोज कर देता हूं। और अब हम आ जाते हैं आज अपना सीएसएस फोल्डर बनाना स्टार्ट। और इसके अंदर आज हम अपनी फर्स्ट फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं लिख देता हूं inline.html। ओके, ये क्यों लिखा अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों, इन फाइल को क्रिएट करने का बहुत सारे तरीके हमारे पास प्रेजेंट है कि कितने तरीकों से मैं अपनी सीएसएस को लगा सकता हूं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अपना बॉयलरप्लेट कोड को ले आते हैं और यहां पे हम बना रहे हैं एक जिम की वेबसाइट। तो मैं h1 लिख देता हूं, जिम वेबसाइट, कि भैया आप एक्सरसाइज यू हैव टू डू। तो यहां पे मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना देता हूं जिसके अंदर मेरे पास लिस्ट के अंदर एग्स हो गए, हम बताएंगे, ले जा रहा हूं बस। डाइट हमें क्या फॉलो करनी है आ जाएगी कि अभी हमारे पास एक सिंपल सी वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ भी डिजाइन वगैरह नहीं है, कोई भी कलर वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट नहीं। इसके बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करना चाहता हूं। तो देखो, अगर मुझे इस पे अगर सीएसएस अप्लाई करनी है तो मैं यहां पे लिखता हूं स्टाइल। हाँ, अब यहां पे आपको देना पड़ता है प्रॉपर्टी का नाम कि भैया आप क्या करना चाहते हैं। मैं इसके बैकग्राउंड कलर को, देखो आपको उसने खुद ही ऑप्शन दिया कि मैं इसके बैकग्राउंड कलर को क्या बनाना चाहता हूं। मेरे पास इतने सारे कलर के ऑप्शन उसमें दे दिए। तो मान लो मैंने सेलेक्ट कर दिया एक्वा, तो मैंने कहा इसके बैकग्राउंड कलर को क्या बना दूं, एक्वा बना दो। जैसे हम पाएंगे तो अब आपकी वेबसाइट का जो हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा कलर का बन चुका है। तो इसको कहते हैं हम इनलाइन सीएसएस को अप्लाई करना। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि मेरा H2 है, इसके अंदर भी अगर मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है तो स्टाइल का प्रयोग करो। तो ये हो जाएगी आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो प्रॉपर्टी हो गया मेरा बैकग्राउंड कलर, और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूं ये वाला। तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो इसको कहते हैं हम इनलाइन सीएसएस, जहां पे मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके डायरेक्ट सीएसएस अप्लाई करता हूं उसी के सामने जाके। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा एग्जांपल, इनलाइन सीएसएस का। मैं इसका नाम भी देता हूं इनलाइन सीएसएस ताकि आपको याद रहे। अब इसके अंदर और भी हमारे आते हैं, क्या क्या आते हैं। अब इसके अंदर आता हमारे पास एक और आता है इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस हम कैसे लगाते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कॉपी किया। अब आप बोलोगे भैया इन तीनों में से बेस्ट मेथड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा टाइम। तो दोस्तों, हम इनलाइन और इंटरनल को बहुत कम यूज करते हैं। सबसे कम तो इंटरनल वाला ही आपका यूज होता है। सबसे ज्यादा आप इसी एक्सटर्नल वाले को यूज करेंगे। किसको? इस एक्सटर्नल वाले को। ऐसा ओके। अब हम यहां पे बात करेंगे सेलेक्टर की, कि सेलेक्टर क्या होते हैं और इनका यूज केस क्या है। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, पहले सारे को बंद कर देता हूं। हाँ, और एक नई फाइल बनाती है जिसका नाम रख देता हूं index.html, और एक रख देता हूं मैं सीएसएस फाइल styler.css। तो मैंने इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया और इस वाली फाइल को इसके साथ इंटीग्रेट कर देता हूं कि यहां पे हम स्टाइलर वाले को यूज कर रहे हैं। चलिए, अब सेलेक्टर क्या होते हैं। मान लीजिए अभी हमने जो एक सेलेक्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसे कहते हैं हम एलिमेंट सेलेक्टर, कि मैं किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, उसके टैग के बेसिस पे। जैसे मैं यहां पे कह सकता हूं कि भैया मैं H1 वाले को सेलेक्ट कर रहा हूं, या फिर मैं लिस्ट वाले को सेलेक्ट कर रहा हूं और उसके बेसिस में उसके अंदर सीएसएस अप्लाई कर रहा हूं। जैसे अभी तक हमने देखा कि मैंने H1 वाले टैग को सेलेक्ट किया। हां, अब यहां पे मैं उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा सकता हूं कि उसके बैकग्राउंड कलर को पिंक कर दूं। तो आप देखोगे उसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं तो आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। बाकी को मैं बंद कर देता हूं। ये देखिए, इसका कलर पिंक आ गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप इसको भी देख सकते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, या फिर हम इसको टैग सेलेक्टर भी बोलते हैं कि टैग के बेसिस में मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। आप सिर्फ H1 को ही नहीं, आप बाकी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अनऑर्डर लिस्ट को के बेसिस में एलिमेंट को सेलेक्ट, मान लो मुझे यहां पे सेलेक्ट करना है सिर्फ इस H2 वाले को, सिर्फ इस वाले को, ठीक है। यहां पे H2 2 है ना, अगर मैं सिर्फ ऐसा लिख दूं कि H2, लेकिन मैं चाहता था कि सिर्फ इसी पहले वाले H2 का बैकग्राउंड कलर भी हो, इसका नाम। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो इसमें तो दोनों का हो गया क्योंकि H2 क्या है, का नाम, और आईडी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईडी आपकी हमेशा यूनिक होगी पूरे एचटीएमएल पेज में। ओके, हां, तो इसको अगर मैंने अगला मैं सेलेक्ट कर सकता, अगला जो इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पे अप्लाई करेंगे ग्रुप बेस्ड सिलेक्शन। किसमें? ग्रुप के बेस में सिलेक्शन। ये भी आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ग्रुप बेस्ड सिलेक्शन मतलब भैया मान लो मैं यहां पे चाहता हूं कि जो H1 टैग है उसके बैकग्राउंड कलर को भी ब्लैक करना है। हां, और जिन जिनकी क्लास 4th है, जिसकी क्लास क्या है 4th है, उनके बैकग्राउंड कलर को वही करना है। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मुझे किसको सेलेक्ट करना है? इस वाले को, ठीक है, इस वाली क्लास को सेलेक्ट करना है। इस H1 एलिमेंट को, तो H1 एलिमेंट को कैसे भी सिलेक्ट कर सकता हूं। H1 को मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूं, और किसका, और किसको करना है मुझे? मान लो मुझे क्लास 4, जिसके क्लास में 4 लिखा है, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। तो कॉमा लगा के आप 4 लिख सकते हैं, पर वो क्लास भी सिलेक्शन हो रहा है तो डॉट 4। तो अब आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर मान लो आप कुछ देना चाहते हैं एक्वा, तो अब जैसे यहाँ पाएंगे तो इनके बैकग्राउंड कलर क्या हो चुके होंगे, एक्वा हो चुके होंगे, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रुप बेस मैंने H1 पे लगा दिया, हाँ जी, और जिसकी क्लास 4 थी उस पे भी लगा दिया। तो उनके बैकग्राउंड कलर को मैंने क्या कर दिया, एक्वा मार्क कर दिया। आप और भी क्या के साथ ऐड कर सकता हूँ, हाँ भी, और भी आप ऐड कर सकते हैं। मान लो आप इस वाले को भी एक्वा कलर करना चाहते हैं, इसके भी, तो इसको H2 वाले को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको H2 के बेस पे सेलेक्ट करेंगे तो इसका भी कलर हो जाएगा चेंज, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको आईडी बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिकली। तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं कि हैश क्या था उसका आईडी था ना, हाँ आईडी फर्स्ट था, ये लीजिए। तो जैसे आपने वो करा तो भैया इस एक्सेस वाले का बैकग्राउंड कलर भी एक्वा मार्क हो चुका है। तो ग्रुप बेस्ड सिलेक्शन में क्या होता है कि हम और सेलेक्टर क्या होते हैं? सेलेक्टर का सिंपल काम है एलिमेंट को सेलेक्ट करना। वो आपके टैग के बेसिस में हो सकते हैं, वो आपके क्लास के बेसिस अप्लाई कर कौन कौन से कलर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो अगर मैं ये H1 है, अभी अगर मैं H1 वाले को कोई कलर देना चाहता हूं, H1 बैकग्राउंड कलर, तो मेरे पास कलर चॉइस करने के कितने तरीके यहां प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने इसको एक्वा दे दिया, आपने ऐसा लिख दिया, तो जैसे आप इस पे अगर क्लिक करेंगे ना, इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे करके मूव करोगे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख लो, कलर चेंज, इसके ऊपर क्लिक करो,
इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से भी अगर आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो आप देखोगे इसका कलर क्या हो चुका है, थोड़ा सा पिंक टाइप का हो चुका है। तो इस तरीके से आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ये वैल्यूज क्या है, 159, 19, 161। इनका मतलब है कि रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, कि मैं रेड कलर की मात्रा कितनी डाल रहा हूँ, मैं ग्रीन कलर की मात्रा कितनी डाल रहा हूँ और ब्लू कलर की मात्रा कितनी डाल रहा हूँ, और इन तीनों को कलर को मिक्स करके हमारा ये वाला कलर जनरेट हो रहा है। आरजीबी जो कलर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आरजीबी कलर है इनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कलर को जनरेट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, आरजीबी जो कलर है रेड ग्रीन ब्लू, इनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कलर को जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पे कि आरजीबी कलर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि रेड ग्रीन ब्लू। तो अगर जैसे मैंने रेड की वैल्यू पूरी 255 रखी है और इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूं तो देखो ब्लैक, तो ये दिखा रहा है कि रेड कितना रेड मुझे करना है, कितना ग्रीन मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है, सॉरी कितना ग्रीन मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है, कितनी ब्लू की मात्रा मुझे इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ये देख लो। तो उसके बेसिस में इनका कलर चेंज हुआ है। तो आप रेड ग्रीन ब्लू के ऊपर जब भी खेलोगे तो आपका ये कलर चेंज होता रहेगा। ये आप देख सकते हो आरजीबी कैलकुलेटर, मैंने रेड को इतना किया तो कलर चेंज हो गया, ग्रीन को थोड़ा और करा तो कलर चेंज हो गया। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करूंगा। आरजीबी जो आर की वैल्यू होगी रेड की, वो 0 से लेकर 255 तक आप लिख सकते हैं। ग्रीन का भी 0 से लेकर 255 तक, 55 तक वैल्यू कोई भी मात्रा कितनी लेनी है, ब्लू की मात्रा कितनी लेनी है, तो ये कितनी टोटल मेमोरी लेता होगा, क्या हम सोच सकते हैं कितनी मेमोरी लेता होगा। अगर आपको कोई कलर सेलेक्ट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेकर 255 कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो। तो मान लो मैंने सेलेक्ट किया 127 रेड, मैंने कहा उसमें ग्रीन की मात्रा होगी कितनी 140, मैंने कहा ब्लू की मात्रा होगी 209। तो इन नंबर को, इन तीन नंबर को हम स्टोर कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे 3 नंबर स्टोर होते हैं। ओके हाँ, अब इस 127 को स्टोर करने के लिए मुझे कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इस 140 को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इस 209 को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसको स्टोर करने के लिए 8 बिट, इसको भी 8 और इसको भी 8, तीनों के लिए मुझे 8 बिट्स लगेंगी। 8 बिट इसलिए, 8 बिट इसलिए और 8 बिट इसलिए। तो टोटल जो मेमोरी होगी 24 बिट्स, मतलब 3 बाइट मेमोरी हमारी यहाँ पे कंज्यूम होगी। भैया 8 बिट क्यों लगी, 8 बिट क्यों लगी, अगर मैं 8 टाइम 1 से लिखता हूं बाइनरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब हो जाएगा 255। तो आप सबसे बड़ा नंबर 255 रिप्रेजेंट कर सकते हो, और सबसे छोटा अगर मैं 8 बार 0 लिख दूं तो आप 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए 8 बिट। तो इसको भी मैंने 8 बिट में स्टोर कर सकता हूं, इसको भी कोई भी एक नंबर है तो 24 बिट हो जाएंगे, और 24 बिट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि ये कंज्यूम करेगा आपकी 3 बाइट। जैसी मैं यहाँ पे ये वाला को इंट्रोड्यूस करता हूं, आप देखोगे यहाँ पे चौथी वैल्यू इंट्रोड्यूस हो चुकी है, एक और वैल्यू इंट्रोड्यूस हो चुकी है 0.879। ये क्या होती है चौथी वैल्यू, क्या है, इसको कहते हैं हम अल्फा। ये बताएगा ट्रांसपेरेंसी के बारे में। जो ये चौथी वैल्यू होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू, और ये होता है अल्फा, कि कितना ट्रांसपेरेंट ये होगा। जैसे हम देखें अपनी वेबसाइट को, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कलर, अब जैसे देखो मैं इसको ना अगर 0 कर देता हूं तो क्या होगा, देखो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं 0.9 करता हूं तो कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। तो 0 में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और उसमें वो डार्क होता जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आती है। मैं अगर इसको 0.2 कर दूं तो आप देख सकते हो इसकी ट्रांसपेरेंसी, देखो हल्का सा नजर आ रहा है। 0.5 करूंगा तो देखो थोड़ा और डार्क हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी में। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट वैल्यू। तो आरजीबीए का मतलब अल्फा। जिस एक और हमारे पास आता है जिसमें हम बैकग्राउंड कलर को एसएसएल से मार्क कर सकते हैं। किससे, एसएसएल। एसएसएल क्या बताता है, ह्यूई, सैचुरेशन और लाइटनेस। ह्यूई की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 360 तक आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो मैंने 110 डाल दिया, 0 से लेकर 360 तक आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो मैंने 110 डाल दिया। सैचुरेशन आपको डालना पड़ता है 0 से लेकर 100% तक, मान लो मैंने 50% डाल दिया, और लाइटनेस भी मैंने मान लो 30% डाल दिया। तो जैसे आप इसको डालोगे तो आप देखोगे आपका H2 इस कलर का दिख रहा है। तो अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कलर ने क्या मार्क करा है ह्यूई को, तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूई का मतलब है द प्योर कलर इटसेल्फ, जो पहली वैल्यू है एसएसएल में। दिस इज द डिग्री ऑन द कलर व्हील, कि कितना उसका कलर होगा। 0 का मतलब होगा रेड, 120 का मतलब होगा ग्रीन, और 240 का मतलब होगा ब्लू। सैचुरेशन बताता है कि भैया इस जो कलर है उसकी इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, 0 से 100% की उस कलर की इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, तो ये बताएगा। और लाइटनेस क्या बताएगा कि इसमें ब्राइटनेस कितनी आपकी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप 0% देते हैं तो कंप्लीटली इसको ब्लैक कर देगा, और अगर आप 100% कर दोगे तो उस कलर को बिल्कुल व्हाइट कर देगा, और 50% का मतलब नॉर्मल होगा। जैसे अगर मैं इसको 0% रखता हूं तो आप देखोगे हमारी वेबसाइट कैसी है, बिल्कुल इसने ब्लैक कर दिया। और अगर मैं इसको 100% कर देता हूं तो बिल्कुल आता है एक एचएसएल ए का। तो यहाँ पे भी हम वही 0.6 मैंने ये वैल्यू डाल दी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर कितनी होने वाली है, जिसके ऊपर भी हम खेल सकते हैं। देखो ट्रांसपेरेंसी वाली वैल्यू भी हम यहाँ पे एक फैक्ट जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैं H1 लिखता हूं, आप कई बार देखोगे कि मैंने जैसे बैकग्राउंड कलर लिखा, अब यहाँ पे जैसे मैंने मान लो एलिस ब्लू को सेलेक्ट करा, मुझे पता है मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूं ऐसे करके, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा करके खेल सकता हूं। तो आप देखोगे इसकी आरजीबी वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है ये किस फॉर्म में है, ये मुझे नंबर के फॉर्म में दिख रही है। इसको मैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी दिखा सकता हूं। हेक्साडेसिमल फॉर्म, हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होती है मैं अगर आपको दिखाऊं, कलर इन कलर, जो भी मात्रा है ये देखो, ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं, इसको हटा के, तो आप देखोगे इसका कलर पैलेट अब ग्रीन दिखेगा। तो आप उसको हेक्साडेसिमल वैल्यू में भी दर्शा सकते हैं। तो ये पहली दो वैल्यू आपका रेड कलर को दिखाती है, अगली दो वैल्यू ग्रीन को, और अगली दो आपके ब्लू को दर्शाती है। क्लियर, रेड ग्रीन वैल्यू। तो ये इसकी होगी हेक्साडेसिमल फॉर्म। इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। बहुत जगह आप देखोगे कि नाम तो लिमिटेड ही हमारे पास, 140 कलर के हमारे पास नाम है, लेकिन जब हमें एग्जैक्ट वो कलर चाहिए कि उसमें कितना ग्रीन, कितना रेड, कितना ब्लू होना चाहिए, तो अक्सर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू में इस वैल्यू को दिया जाता है जिसको आप अक्सर यूज कर रहे होंगे। ये देख लो, कितने बच्चों को पता है। देखो हेक्साडेसिमल में अगर मैं इस नंबर को पकड़ूं, 2 बिट रेड कलर को दर्शाएंगी, अगली 2 बिट ग्रीन कलर को, और अगली लास्ट की 2 बिट आपके ब्लू कलर को दर्शाएंगी। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है। और हेक्साडेसिमल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, 4 बिट से हम एक नंबर को दर्शा सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये भी 4 बिट का, ये भी 4 बिट का, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो टोटल मेरे पास फिर से 24 बिट्स आ गई। और 24 बिट्स का मतलब है कि ये भी 3 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा है। बस इसको दर्शाने का ये तरीका है।
ओके, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म नोटेशन बन जाता है, ठीक? तो इससे आपको घबराना नहीं है कि भैया इस हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसको क्यों लिखा गया है, इसका फॉर्मेट ऐसा क्यों है? तो सिंपल इसका शॉर्ट नोटेशन मुझे करना था, तो हमने इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख दिया, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये पहला वाला नंबर 4 बिट का, ये भी 4, 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 ये भी 4। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो सी भी आ रहा है, देखो सी भी आ रहा है, ये देखो सी। तो जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके F तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। तो टोटल 16 नंबर होते हैं और इनको दर्शाने के लिए मुझे 4 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये तो हमने सीख लिया कि भैया हेक्साडेसिमल हमारा क्या होता है। अब इसके आगे हम चलते हैं, कलर पैटर्न हमें अब समझ आ चुके हैं, इस तरीके से हम कलर पैलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिस पे हम बताएंगे फॉन्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो फॉन्ट क्या होते हैं? मान लो मुझे फॉन्ट अप्लाई करने हैं, H1। तो सबसे पहले मान लो ये H1 जो भी है मेरे पास, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मुझे इसके साइज को बढ़ाना है। तो मैं इस फॉन्ट के साइज को कैसे बढ़ा सकता हूँ? तो इसके साइज को अगर मुझे बढ़ाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉन्ट साइज। हाँ, तो मेरे पास अलग लगाते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 50 पिक्सल। तो आप देखोगे इसका फॉन्ट का साइज बढ़ चुका है। मैं अगर इसको करूंगा 80 पिक्सल, तो अब आप देखोगे इसका साइज बढ़ चुका है। अब आपका सवाल ये होगा कि भैया ये पिक्सल का मतलब क्या है? और ये पिक्सल कितने सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर में कितना होता है? पिक्सल का मतलब मुझे पता ही नहीं ना। देखो, एक पिक्सल की फुल फॉर्म मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो कि मुझे इंटरव्यू में पूछी गई थी। पिक्सल की फुल फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट। अब मैं बता नहीं पाया था, बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। मैं सिर्फ पिक्चर ही बोल पाया, एलिमेंट मैं नहीं बोल पाया। तो आप इसको याद रखना। लेकिन हमने सुना हुआ है कि यार पिक्सल तो सुना है सबने कि मेरा जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं। पर पिक्सल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? उसकी फिजिकल यूनिट कितनी होती है? एक बार गूगल करें, 1 पिक्सल इन इंच। जैसे आप सर्च करते हो, ये बता देता है कि भाई 1 पिक्सल इक्वल टू 1/96 ऑफ एन इंच। दोस्तों, ऑनलाइन ये जो गलती है, ये हर जगह फैल रखी है। ये गलत है। ये आपको जो आउटपुट में दिखा रहा है ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप पिक्सल को सेंटीमीटर, मीटर किसी में कैलकुलेट नहीं कर सकते दोस्त। हैं? तो भैया ये गूगल गलत बता रहा है। जो बाकी क्रिएटर हैं, जो पढ़ा रहे हैं हमें, वो भी गलत बता रहे हैं। हाँ भाई, वो भी गलत बता रहे हैं। तो भैया फिर प्रूफ करके दिखाओ, फिर मजा आएगा। मैंने कहा पिक्सल को आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो कितने इंच का होगा। ये कह रहा है 1 पिक्सल इक्वल टू 1/96 ऑफ एन इंच एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैट डैट डैट। भैया यार, ये तो चैट जीपीटी भी बता रहा है, ये भी बता रहा है और आप अलग बता रहे हो। अरे तभी तो अलग सीखोगे। हाँ, चलो पिक्सल के बारे में बात करते हैं। पिक्सल क्या होती है? हमारी जो इमेज होती है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को पिक्सल कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, पिक्सल इमेजेस। जब भी हम इमेज खोलते हैं, तो आपको अक्सर जो कोई भी फोटो अगर आप देखोगे इस पे, मान लो इसी फोटो में बात करूं, ये पूरी फोटो है, ये आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, ये स्क्वायर बॉक्स छोटे 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 छोटे, हाँ, इन्हीं को पिक्सल कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पिक्सल। ये देखो, ये बॉक्स छोटे छोटे, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स। सी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम पिक्सल कहते हैं। ओके, अब उसका साइज कितना होगा वो भी मैं आपको बताता हूं, डरने की बात नहीं है। तो अभी हम चलते पहले इस पे। मान लो मेरे पास कोई ऐसी, मान लो कोई फोटो है, ये फोटो है, तो इसमें पिक्सल क्या होगा? तो देखो, आपकी फोटो कुछ ऐसे होती है, रोज एंड कॉलम में। और आज आप इसको हम स्क्वायर, रो एंड कॉलम से डिवाइड करते हैं। अब ये छोटे छोटे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये 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 क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। कि हमारे पास कोई फोटो थी, जैसे अगर हम रोज एंड कॉलम, ये ऐसे जगह में लाइन खींची, ऐसे करके लाइन खींची है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाँ, और जो सबसे छोटे बॉक्स होंगे उन्हीं को मैं क्या कह रहा हूं? उन्हीं को मैं पिक्सल कह रहा हूं। अब यहाँ पे हम कैसे इसको स्टोर करते हैं, उसकी मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर मान लो कोई कलर हो रहा है, कोई भी कलर हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये व्हाइट कलर है, ये व्हाइट इस बॉक्स में, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे है, इस बॉक्स में थोड़ा सा पिंक है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा ग्रीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हमारे पास कितने पिक्सल हो गए? तो 7 पिक्सल ऐसे करके 9 नीचे को है, तो 7 9 टोटल हमारे पास 63 पिक्सल हो गए हैं दोस्तों। कितने? 63 पिक्सल हो गए। तो इन 63 पिक्सल के अंदर कौन कौन सा कलर प्रेजेंट है? इस बॉक्स के अंदर कौन सा कलर प्रेजेंट है? मान लो इसके अंदर रेड कलर मान लो प्रेजेंट था, इसके अंदर ब्लू, इसके अंदर ग्रीन। क्योंकि आपकी इमेज ऐसी तो बनती है कि अगर मैं छोटे-छोटे बॉक्स के कलर को स्टोर करा दूं, यहाँ पे कौन सा कलर है, यहाँ पे कौन सा है, और सबको मैं स्टोर पे सिस्टम के अंदर करा दूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इमेज को स्टोर कर लिया है। अब वो कलर क्या हो सकता है? जैसे अगर मान लो यहाँ पे रेड है, तो रेड को मैंने स्टोर करा दिया, ठीक है? उस पर्टिकुलर पिक्सल के कलर को मैंने स्टोर करा दिया। तो एक पिक्सल के कलर को जब मैंने स्टोर कराया, तो मान लो वहाँ पे आरजीबी की जो भी मात्रा थी, रेड ग्रीन ब्लू की, मान लो ऐसे करके थी 212 और 19, ऐसे करके मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो मुझे पता है ये कितनी मेमोरी लेगा, ये 3 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा। ऐसे ही मान लो यहाँ पे ग्रीन कलर प्रेजेंट था, तो मैंने इस ग्रीन कलर वाले को भी स्टोर करा दिया कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो कैसा दिख रहा है कि इस बॉक्स से, जैसे यहाँ पे ये फोटो थी। सेम अगर मैं किसी और फोटो को ओपन करता हूं, तो सेम कि इस बॉक्स में कौन सा कलर है, इसमें कौन सा, इसमें। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 63 बॉक्स है और 63 के 63 बॉक्स के मुझे कलर को स्टोर करना पड़ेगा। तो इस बॉक्स के कलर को करा दिया, इसके भी। तो इस तरीके से मैं कलर को स्टोर कराता गया दोस्तों यहाँ पे। तो मान लो इसका जो कलर था ऐसा था कि रेड की मात्रा इतनी थी, ब्लू ग्रीन की मात्रा इतनी, और जो ब्लू था वो था इतना मात्रा में। तो ये भी आपका कितना लेगा? 3 बाइट। तो टोटल आपकी मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी दोस्तों बताइए? इनटू मैं अगर इसको 3 बाइट कर दूं, ये तो होगा कि मेरे पास टोटल 63 पिक्सल है, हर कोई 3 बाइट ले रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? टोटल मेमोरी कितनी लेगा? 63 18 189 बाइट ऑफ मेमोरी ये लेगा। तो आपका जो इमेज का साइज लगा वो 189 बाइट का हो जाएगा दोस्तों, सिंपली। इस तरीके से आप इमेज का साइज को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी फोटो है, उसको रोज एंड कॉलम में बांटो, हाँ, और जो सबसे छोटा बॉक्स होगा वही हमारा पिक्सल कहलाया जाता है। उस पिक्सल के कलर को नोट कर लो। तो अगर मैं हर एक पिक्सल के कलर को नोट कर लिया कि भैया इसका कलर क्या था, इसका एक कलर क्या था, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इमेज को स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से हमने इमेज को स्टोर कर लिया। टोटल कितनी मेमोरी लगी? 189 बाइट्स। 63 पिक्सल को स्टोर करना था, हर एक 3 बाइट देता था, तो 189 बाइट्स में मैंने पूरे डेटा को स्टोर कर दिया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इवन अगर आप देखोगे, जैसे मेरे पास ये फोन है, मैं इससे फोटो खींचता हूं ऐसे करके क्लिक, है ना? अब ये जो फोन है, जब मैंने इसे फोटो क्लिक करी, तो आपने एक अक्सर देखा होगा कि जो हमारा फोन अक्सर होता है वो होता है 16:9 में, कि 16 ऐसे और 9 ऐसे। अक्सर आपने देखा होगा उसका जो रिजोल्यूशन होता है 16:9 में हम उसको कहते हैं। ओके, मान लो मैंने जो इसकी फोटो खींची है, अक्सर आपने देखा होगा ये वाला देखा होगा कि 1920 * 1080 ऐसे करके पिक्सल। कि भैया इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपकी जो इमेज है 1920 * 1080 पिक्सल में, तो इसका मतलब क्या है कि 1920 पिक्सल ऐसे करके लगाए गए हैं, ऐसे करके, और 1080 आपके नीचे को, एक ये ऐसे करके, ठीक है? 1920 का 1 2 3 4 5 अप टू 1920 और 1080 का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके नीचे को। तो ये हो गया आपके पास टोटल आपके इतने पिक्सल हैं, और एक पिक्सल कितनी मेमोरी ले रहा है? तो भैया 3 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा है। तो एप्रोक्स आपका 6 एमबी के अराउंड आ जाता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, एप्रोक्स कह रहा हूं मैं। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन हैपन होती है। अब आप खुद देखो कि अगर इस सेम इमेज को मैंने फोन में खोला है, उसको क्या करना है?
कि उसको ऐसे करके बनाने पिक्सल, 1920 बॉक्सेस में इधर को बनाने और 1080 बॉक्सेस मुझे नीचे को बनाने। तो ऐसे करके ये क्लियर हो जाएगा कि मान लो ऐसे करके एक इधर, उसके बगल में एक और पिक्सल, उसके बगल में एक और पिक्सल और सेम नीचे को भी ऐसे नीचे को 1080 पिक्सल बनाने उसे और इधर को उसको 1920 पिक्सल बनाने। ओके, हाँ। अब आप खुद देखो, अगर मैं सेम इमेज को अपने फोन में खोलता हूँ और सेम इमेज को, जो ये सेम इमेज है, इस सेम इमेज को अगर मैं अपने किसमें खोलता हूँ, अपने कंप्यूटर में खोलता हूँ या फिर अपने टीवी में खोलता हूँ, अब उसको पता है कि भैया उसको 1920 ये छोटे-छोटे बॉक्सेस ऐसे करके बनाने और 1080 बॉक्सेस ऐसे करके बनाने, नीचे को बनाने। तो आप बताओ कि क्या यहाँ पे जो पिक्सल का साइज़ होगा, क्या उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता होगा यहाँ पे जो पिक्सल का साइज़ होगा वो बड़ा-बड़ा होगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ ये भी आपका 16:9 का ही है। इसका जो रिज़ॉल्यूशन है 16:9 का ही है और यहाँ पे उसको 1920 पिक्सल लगाने ऐसे करके, हॉरिज़ॉन्टली ऐसे करके। और यहाँ पे भी उसे 1920 पिक्सल लगाने, नीचे वाले में भी। अगर आप सेम फोटो को बड़े में खोलते हो, यहाँ पे भी मान लो इसका रिज़ॉल्यूशन 16:9 है, यहाँ पे भी उसे 1920 पिक्सल लगाने। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे जो पिक्सल का साइज़ है वो बड़ा होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पिक्सल है वो उसको हम इंच में और सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं कर सकते। आप खुद देख लो ना यहाँ पे कि मुझे 1920 × 1080 का मतलब क्या है कि 1920 बॉक्सेस ऐसे करके हुई उसमें अगर मुझे खोलना हो एक उस सेम इमेज को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बताओ ये मिसकंसेप्शन कहाँ से आया? ये तब आया जिस इंसान ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट लेके आया था। ये वाला जो आपका आंसर आपको दिखाता है ये 1 पिक्सल = 1/96 ऑफ एन इंच। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था कि जो उस इंसान ने जिसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, उसके कंप्यूटर स्क्रीन के बेसिस पे आया था ये। उन्होंने उसके कंप्यूटर के स्क्रीन के बेसिस पे उसको नाप लिया था। लेकिन आज वो ट्रू नहीं है क्योंकि आज हमारे पास जो स्क्रीन होती है अलग-अलग उसमें होती है, अलग-अलग वे में होती है। तो बोलना पिक्सल का कोई साइज नहीं होता, वो स्क्रीन पे डिपेंड करता है। ठीक है? बड़ी स्क्रीन हुई तो भैया आपका पिक्सल का साइज बढ़ जाएगा, छोटी स्क्रीन हुई तो उसमें घट जाएगा। अगर सेम रिज़ॉल्यूशन ये आ गई हमारी 6 एमबी। और हाँ, एक और चीज़, अब आप कैलकुलेट मत करने लग जाना अपने फ़ोन से आपने जब भी कोई फ़ोटो खींची, हाँ, आपने उसका रिज़ॉल्यूशन देख लिया, आपने उसको 3 बाइट से मल्टीप्लाई करा, आप बोले यार भैया पर मेरे फ़ोन के अंदर तो वो सिर्फ 1 एमबी मेमोरी ले रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे फ़ोन के अंदर भैया वो तो 1 एमबी मेमोरी ले रहा है। तो मेरे दोस्त इसके बाद भी कंप्रेशन की टेक्निक यूज़ होती है जिसको आप डीएसए वगैरह में सीख सकते हैं कि हम इस इमेज को और कंप्रेस करके 1 एमबी तक ले जाते हैं। तो ये वाला है जब हम इमेज को कंप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके, ये बिल्कुल रॉ डेटा है। तो आई होप आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, होता होगा। लेकिन बाद में मेरी जब मैंने सोचा क्योंकि इंटरनेट में ऑल ओवर द इंटरनेट यही वैल्यू दे रही थी। सर इसके साइज़ को मुझे डिफाइन करना है। किसके? इस लिस्ट के साइज़ को मुझे डिफाइन करना है। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ? मान लो लिस्ट लिखा फॉन्ट साइज़ और इसको मैंने मार्क कर दिया 1 ईएम। ईएम भी होता है। ये ईएम क्या होता है? ये कहता है कि जो मेरा साइज़ होगा, वो मेरे जो पैरेंट है, उसके मल्टीपल में होगा। तो जैसे मैं ये लिस्ट को देखूँ, ये एलआई को देखूँ, इसका पैरेंट कौन होगा? पैरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप पहले कैसे हम निकालते हैं उसको देखते हैं। जैसे ये बॉडी है, तो बॉडी का जो डायरेक्ट है, ये H1 भी उसका चाइल्ड होगा, ये H2 भी उसका चाइल्ड होगा, अनऑर्डर लिस्ट भी उसका चाइल्ड है, ये H2 भी उसका चाइल्ड है। हाँ, तो सेम जैसे ये लिस्ट है ये वाला लिस्ट, तो इसका पैरेंट कौन हो जाएगा? जो ठीक उससे एक लेवल ऊपर होगा। तो लिस्ट से एक लेवल ऊपर कौन है? अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट उसका पैरेंट हो गया। सेम अगर आपको H1 का पैरेंट ढूँढना है, देखना उससे एक लेवल ऊपर कौन है? भैया बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर तो ये इसके अंदर ही है ना, बॉडी के अंदर ही तो है ये H1 हाँ, तो H1 का पैरेंट कौन हो गया? ये बॉडी हो गया। सेम अगर मैं बोलूँ कि भैया इसका पैरेंट कौन होगा इस लिस्ट वाले का? तो ये किसके अंदर है? इस अनऑर्डर लिस्ट, इस ऑर्डर लिस्ट वाले का। तो इसका पैरेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें कि भैया जो भी आपका लिस्ट है उसका जो साइज़ वो कितना होगा? वो अपने पैरेंट के हिसाब से होगा कि भैया मान लो अगर पैरेंट है, जैसे मान लो अगर मैं इस लिस्ट की बात करता हूँ, तो मैंने इसका लिख दिया 1 ईएम। इस लिस्ट का साइज़ लिख दिया मैंने 1 ईएम। तो 1 ईएम का मतलब है अगर इस अनऑर्डर लिस्ट का फॉन्ट का साइज़ मान लो 20 पिक्सल है, तो इसका भी 20 पिक्सल ही होगा। तो 1 इंटू जो भी पैरेंट का आपका साइज़ है। अगर मैंने 2 ईएम कर दिया, मैंने यहाँ पे अगर लिखूँ अनऑर्डर लिस्ट, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। ओके, तो अगर मैंने लिस्ट को 1 ईएम करा है, तो भैया लिस्ट किसके अंदर है? इस अनऑर्डर लिस्ट के। तो ये अपने पैरेंट के 1 के मल्टीपल में चला जाएगा। तो इसका साइज़ भी 20 पिक्सल ही आएगा। अगर इसको मैं 2 कर दूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा साइज 40 पिक्सल हो जाएगा कि 2 इंटू 20। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो 3। तो अपने पैरेंट के रिलेटिव में उसके फॉन्ट का साइज कितना होने वाला है वो आपको ईएम जिसको हम एम भी बोलते हैं सिंपल, ये उसके बेसिस में मेरे साइज को डिफाइन करा जाएगा मेरे पैरेंट के, जो मेरा डायरेक्ट पैरेंट है। ठीक, तो सेम यहाँ पे भी इस वाले लिस्ट के इसके बेसिस में उसके साइज को डिफाइन करा जाएगा इस ऑर्डर लिस्ट के बेसिस में। क्लियर है पॉइंट? हाँ भैया। अब और क्या क्या हमारे पास एक आता हमारे पास कौन? मान लो मैंने पकड़ लिया किसी H1 को या मैंने H2 पकड़ लिया, मैंने लिख दिया कि भैया आपका जो फॉन्ट का साइज होगा वो होगा 2 आरईएम। तो ये बताएगा कि जो मेरा साइज होगा वो ट्वाइस होगा जो मेरा रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट हम किसको बोलेंगे? जो ये सब किसके अंदर पैक हैं? इस HTML ही हमारा रूट एलिमेंट होता है। तो अगर इस HTML का फॉन्ट साइज, अगर HTML वाले का फॉन्ट साइज अगर मैं यहाँ पे 40 पिक्सल कर दूं, तो इसका साइज हो जाएगा आपका 80 पिक्सल। रूट का, पैरेंट का नहीं, जो रूट है, और रूट हमेशा ये आपका HTML वाला होने वाला है कि भैया तो अगर HTML का साइज मेरा कितना है फॉन्ट का 20 पिक्सल, सॉरी 40 पिक्सल है, तो मेरा हो जाएगा उसका डबल 80। तो अगर मैं इसको 3 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 120 पिक्सल। तो इस तरीके से हम इसके साइज को भी बता सकते हैं। और कैसे कैसे हम बता सकते हैं? मान लो मैं अगर यहाँ पे पकड़ लूं, चलो अभी H2 को रहने देते हैं। अब अगर मैं एक और आता है कि H2 को मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि अगला होता है हमारे पास फॉन्ट वेट, कि हमारा जो फॉन्ट है उसका वेट कितना होने वाला है। अब अगर मैं एक और आता है कि H2 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि मेरा जो फॉन्ट साइज होगा वो 1 ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ होगा। जैसे मैंने इसको 1 व्यू पोर्ट विड्थ करा तो आप देखोगे कि H2 वाले का साइज कितना छोटा हो गया। तो अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो ये हो जाएगा 2 ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। तो ये क्या बताता है? व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब क्या है? व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब है कि ये जो आपकी विजिबल स्क्रीन है, इसकी आप विड्थ को देखो, इसकी आप विड्थ को देखो, ये विड्थ देखो आप, ये विड्थ यहां से लेके यहां तक इसकी विड्थ है। तो जो इसका ये साइज होगा, इसका ये जो साइज होगा ये 2% होगा। अगर मैंने 2 लिखा है तो 2% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ, विड्थ के 2% के बराबर उसके फॉन्ट का साइज होगा। तो अगर मैं इसको 100% मानूं तो ये 2% होगा इस पूरे व्यू पोर्ट विड्थ के। सेम आप यहां पे अगले पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो मैं अगर यहां पे लिख दूं कि जो मेरा लिस्ट एलिमेंट है, लिस्ट वाले को मैं कमेंट कर देता हूं, जो मेरा लिस्ट वाला है उसका जो फॉन्ट साइज है, अगर मैंने लिख दिया 3 ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, तो व्यू पोर्ट हाइट का मतलब क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसके 3%। तो आप देखोगे ये 3% के बराबर उसकी व्यू पोर्ट हाइट होगी, ठीक है, जो उसका फॉन्ट का साइज होगा। अगर इसको मैं 5 कर दूं तो आप देखोगे वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो देखो वो साइज अब आपका बढ़ने लग गया, ये देख लो 5%। तो ये हो गया आपके पास व्यू पोर्ट विड्थ, ये हो गया आपके पास व्यू पोर्ट हाइट। अगला क्या होता है हमारे पास? अगर हम देखें, अगर हम यहां पे देखें हमारे पास अभी एक है परसेंटेज वाला।
परसेंटेज क्या होता है? A percentage unit defines a size that is related to the size of its direct parent element. कि जो मेरा डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट है उसके रिलेटिव में मेरा साइज कितना होगा। तो अगर मैं उसको कर दूं 50%, तो मेरा जो भी हाइट होगी, जो मेरा फॉन्ट का साइज होगा, मेरे पेरेंट 50% होगा। तो अगर मेरा पेरेंट का, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे चलते पहले, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं, इसको भी कमेंट कर देते हैं कि मैंने लिख दिया फॉन्ट का जो साइज होगा ये होगा 50%। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये लिस्ट है, जो ये लिस्ट वाला एलिमेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसका जो फॉन्ट का साइज होगा वो अनऑर्डर लिस्ट के 50% के फॉन्ट के साइज के बराबर होगा। तो अगर अनऑर्डर लिस्ट का 50 पिक्सल है तो इसका हो जाएगा कितना? 25 पिक्सल, उसका आधा हो जाएगा। तो उसके परसेंटेज के बेसिस पे। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें आउटपुट को, तो हमें यहाँ पे ये दिख सकता है कि ये सब के सब छोटे हो चुके हैं। ओके, हाँ, तो परसेंटेज का मतलब पता है कि भैया डायरेक्ट जो पेरेंट है उसके बेसिस पे मेरा साइज कितना आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हमने ये सारी एग्जांपल समझ लिए। अब और हमारे पास क्या-क्या है? इसको हम कमेंट कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास फॉन्ट साइज के अलावा फॉन्ट फैमिली भी हमारे पास आता है कि मैं कौन सा फॉन्ट की फैमिली को इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो इतने सारे आपके पास फॉन्ट की फैमिली है। तो जैसे मैं इसको लिखता हूं एक, तो आप देखिएगा कि भैया पहले मैं जो फॉन्ट फैमिली H2 के लिए यूज करूंगा वो ये वाली करूंगा कि मेरा फॉन्ट कैसे दिखेगा, H2 वाला दिखेगा। मान लो ये वाला फॉन्ट भी ब्राउज़र के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैलिबरी को अप्लाई करेगा। अगर ये भी नहीं है तो इसको, नहीं है तो लास्ट में इसको, क्योंकि ये तो सबके अंदर प्रेजेंट रहता ही है। तो ये फॉल बैक आपका कोड रेंडर हो रहा है, मान लो वहाँ पे गिल्स को सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो आपका क्या फॉन्ट फैमिली आपके अलग-अलग टाइप की प्रेजेंट है। अगला होता है हमारे पास फॉन्ट वेट, होगा इसका वेट। देखा आपको चेंजेस, ये ई को देखना, एक्सेस वाले को देखना। मैं अगर इसको 500 कर दूं, आपको खुद दिख जाएगा। ये देखो अब थोड़ा मोटा हो चुका है। ये कहां तक जाता है? ये साइज देख लिया, फॉन्ट फैमिली देख लिया, फॉन्ट स्टाइल देख लिया, और फॉन्ट का हमने अभी तक स्टाइल नहीं देखा, सॉरी। तो फॉन्ट स्टाइल हम देखें तो हम इटैलिक करना चाहते हैं, कौन सा करना चाहते हैं? अगर मैं इसको इटैलिक करूं तो मुझे इटैलिक वे में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हमारे सारे काम होते हैं। अब यहाँ तक तो हम फॉन्ट के बारे में काफी कुछ, एक बहुत ही बढ़िया वेबल तो मैंने इस पे क्लिक किया। हाँ, तो मान मुझे इसको यूज करना है तो मैं गेट फॉन्ट पे क्लिक करूंगा, तो आपके पास ये फॉन्ट आ जाएगा। तो ये गेट एम्बेड कोड पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसका मेरे पास कोड आएगा। ये कह रहा है कि भैया पहले इसको लिंक करा दो, तो मैंने कॉपी कोड को कॉपी किया। पहले सबसे पहले इसको हम अपने कोड के अंदर लिंक करा देंगे, क्योंकि ये जो कोड है, जो ये फॉन्ट है, ऑनलाइन प्रेजेंट है, ये मेरे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हमने इसको लिंक करा दिया। उसके बाद अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो आप इसको कॉपी कर दो, जो अंदर का कोड है, ये वाली फॉन्ट फैमिली, इसको आप कॉपी कर देना। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, मान लो मुझे इसके अंदर ये वाला इस्तेमाल करना है, इसको हटा देते हैं, इसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ और इस तरीके से मैंने दिखा दिया। आप बस यहाँ पे वेट मेंशन करते हैं, क्योंकि इसके पास वेट अभी प्रेजेंट है नहीं, तो मैं मान लो 300 वाला इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो आप देखोगे इसको, तो ये देखो एक्स साइज इस तरीके से दिखा है, जो फॉन्ट मुझे चाहिए था। अगर इसको 500 कर दूं, अपने हिसाब से मैं उसके साइज को देख सकता हूँ, तो ये 500 साइज का। तो इस तरीके से हम गूगल फॉन्ट मुझे ये वाला कर सकते हैं। तो मान लो अगर आपको फ्यूचर में ये वाला पहला वाला फॉन्ट चाहिए, करना पड़ेगा कि आपको कितना उसका वेट चाहिए। तो अब हमने सीख लिया है कि हमारा फॉन्ट क्या होता है, वेट, व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट, और ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। फॉन्ट का स्टाइल हमने देख लिया। अब आपके होमवर्क है कि फॉन्ट का सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको एक बार देखना है या आपके लिए होमवर्क है। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने आज आपको सिखाया है उनके ऊपर आपको आज काम करना है। ये क्या हो गया मेरे कोड में, इसको है आपको अलग-अलग टाइप के दिखनी, सिंपल है। और इमेज वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको चमका है अच्छे से, क्योंकि आज हमने ये भी जाना कि पिक्सल क्या होता है, उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। आप ऑनलाइन जाके देख लो, बहुत मिसकंसेप्शन है, तो हमने वो भी क्लियर करी। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।